हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, इससे पहले हमने क्या पढ़े थे? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पढ़े थे एंड साइंटिफिक टेक्निक्स पढ़ी थी, जो हमें किसने दी थी? टेलर ने दी थी। सो अगर आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें किसने दिए हैं? हेनरी फ्योल ने। किसने दिए हैं? फ्योल ने। इनका पूरा नाम है हेनरी फ्योल। सो पहले हम कुछ जान लेते हैं फ्योल के बारे में, बिकॉज एग्जाम्स में फ्यूल के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में। ओके, सो फ्यूल, बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ फ्यूल। फ्यूल को पूरा नाम क्या है? हेनरी फ्योल। ओके, एंड इनको कहा जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। क्या कहते हैं हम फ्यूल को? फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट। ओके, सो फ्यूल का जो जन्म हुआ था, जो फ्यूल पैदा हुए थे, वो कहाँ हुए थे? तुर्की में पैदा हुए थे एंड इन 1841। किस सन में? 1841 में पैदा हुए थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया? माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री ली 1860 में और स्टार्ट कर दिया वर्क करना एज अ इंजीनियर इन अ कोल माइनिंग कंपनी। ओके, माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर एज अ इंजीनियर इन कोल माइनिंग कंपनी वर्क करना स्टार्ट कर दिया। 1888 में ये प्रमोटेड हो गए थे एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। जिस कंपनी में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी एज अ इंजीनियर, उसी में ये प्रमोशन हो गया था इनका एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर 1888 में। अब उस टाइम पर जो कंपनी थी उसकी सिचुएशन बहुत ख़राब थी, मींस वो इन द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी थी। इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन से मतलब है कि कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ थी उसकी असेट से ज़्यादा हो गई थी। ओके, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू असेट्स, मींस उसे पे कर्जा ज़्यादा था और उसके पास असेट्स कम थी उस कर्जे को चुकाने के लिए। ये कंपनी की सिचुएशन थी जब वो मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे। ओके, लेकिन फ्यूल ने क्या किया? इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपनी मैनेजरियल टेक्निक्स के थ्रू वो कंपनी को उस सिचुएशन से बाहर निकालने में सफल हो गए थे। ओके, फिर क्या हुआ? जब वो 30 साल बाद उस कंपनी से रिटायर हुए तो कंपनी एक लीडिंग कोल स्टील कंपनी बन चुकी थी। ओके, मैंने आपको बताया था कि फ्यूल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। अब ऐसा क्यों है कि फ्यूल को फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स कहते हैं? क्योंकि इन्होंने क्लियर डिस्टिंक्शन किया था बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल। ठीक है, इन्होंने क्या किया? डिस्टिंक्शन किया बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स में, कि टेक्निकल स्किल्स क्या होती हैं एंड मैनेजरियल स्किल्स क्या होती हैं, उसमें प्रॉपर डिस्टिंक्शन किया था। इस वजह से इन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स कहा जाता है। टेक्निकल स्किल्स एंड मैनेजरियल स्किल्स में प्रॉपर क्या किया था? डिस्टिंक्शन किया था। इसके 3 रीजंस हैं। सेकंड रीजन इज कि इन्होंने आइडेंटिफाई की थी मेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। आपने प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ी थी, उसमें क्या क्या स्टेप्स पढ़ाए गए थे आपको, जिनको हम फंक्शंस बोलते हैं प्लानिंग मैनेजमेंट के? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। ठीक है, ये 5 मेजर स्टेप्स दी थे इन्होंने, जो कि मैनेजमेंट की प्रोसेस के हैं और जिन्हें हम क्या कंसिडर करते हैं? मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पूरी 12th की बिजनेस स्टडीज़ की सिलेबस में आपको मेन इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। ओके, इस चैप्टर के बाद बारी बारी से ये सारे चैप्टर्स होंगे। एक प्लानिंग का होगा, एक ऑर्गेनाइजिंग का, एक स्टाफिंग का, एक डायरेक्टिंग का और एक कंट्रोलिंग का। ओके, तो इन चीज़ों को हमने क्या पढ़ा था? एज अ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये किसने आइडेंटिफाई किए थे? हेनरी फ्यूल ने। एक काम और किया था इन्होंने, डेवलप किए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो नाउ अवर फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिविजन ऑफ वर्क। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है? होल वर्क को हम डिवाइड कर लेते हैं स्मॉल यूनिट्स में। सपोज ये हमारा पूरा टास्क है, पूरे टास्क को हम स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, हमने ये इसको डिवाइड कर लिया होल टास्क को 8 यूनिट्स में। ओके, अब इन यूनिट्स में डिवाइड करने के बाद इस पूरे वर्क को एक इंसान को देने की बजाय हम हर पार्ट अलग अलग इंडिविजुअल को देंगे। ये अलग को देंगे, ये पार्ट अलग इंडिविजुअल को देंगे, ये अलग इंडिविजुअल को, ये अलग। तो सारे पार्ट ऑफ वर्क एक ही पर्सन को देने के बजाय हम हर यूनिट ऑफ वर्क क्या देंगे? असाइन करेंगे एक पर्सन को। एक ये वाला काम एक इंसान करेगा, दूसरा इंसान ये काम करेगा। ऐसा करने से क्या होगा? और ये जो काम हम असाइन करेंगे वो कैसे असाइन करेंगे? उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी कैपेबिलिटी और उनके एक्सपीरियंस के बेस पर। मींस जो बंदा जिस चीज़ में एक्सपर्ट है उसको वही वर्क करने के लिए दिया जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो बैंक्स में क्या होता है? डिवीजन हो जाता है वर्क का। कैसे? एक पर्सन होता है जो कैश रिसीव करता है, एक पर्सन होता है जो कैश आपको देता है, एक होता है जो एंट्रीज पास करता है, कोई लोन देता है, कोई एफडीज करता है। तो वर्क जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जब वो पर्सन अपने वर्क को बार बार करता है तो उसमें क्या गेन कर लेता है? स्पेशलाइजेशन गेन कर लेता है। ये क्या हो गया हमारे डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल का पॉजिटिव इफेक्ट। क्या? कि वो जब बार बार एक ही वर्क को परफॉर्म करेगा, पार्ट ऑफ जॉब अगेन एंड अगेन, ही विल बिकम परफेक्ट। वो उसमें स्पेशलाइजेशन गेन कर लेगा, उसका एफिशिएंसी लेवल भी इंप्रूव हो जाएगा। मीन्स वो उसी टास्क को कम टाइम में कंप्लीट कर लेगा। सो ये था हमारा डिवीजन ऑफ वर्क के पॉजिटिव इफेक्ट्स। अब अगर ये डिवीजन ऑफ वर्क हम ना माने, मतलब अपनी
कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करेंगे तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन, लैक ऑफ एफिशिएंसी। भाई इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, जब डिवीजन ऑफ वर्क ही नहीं होगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? वर्कर्स की कम हो जाएगी। स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, बिकॉज इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है स्पेशलाइजेशन। जब डिवीजन ऑफ वर्क नहीं है तो स्पेशलाइजेशन भी नहीं होगा। चांसेस हो जाएंगे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ऐसा हमें यही नहीं पता होगा कि कौन सा वर्कर क्या काम करता है, तो ऐसा हो सकता है कि एक ही काम को वो दो बार कर दे। ओके, सो ये हो जाता है चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। सो ये था हमारा प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें मेन क्या होता है कि हम होल वर्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने के बाद ईच टास्क ईच पर्सन को देते हैं उसकी कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बेस पर, जिसकी वजह से वो इसमें स्पेशलाइजेशन गेन कर लेता है और उसका एफिशिएंसी लेवल इंप्रूव हो जाता है। नाउ कमिट नेक्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अथॉरिटी से क्या मतलब है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या मतलब है। अथॉरिटी से हमारा मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने की पावर को कहा जाता है अथॉरिटी। एंड ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन, तो जो भी काम आपको दिया गया है उसको कंप्लीट करने की ऑब्लिगेशन टाइम पर, मीन्स ऑब्लिगेशन से मतलब है ड्यूटी, उसको टाइम पर पूरा करना, जो आपकी ड्यूटी है वो क्या हो जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि आपको जो भी जॉब असाइन की गई है वो आपको टाइम पर पूरी करनी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड पावर टू टेक डिसीजन हो जाती है अथॉरिटी। सो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ बैलेंस ऑफ पैरिटी बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कहीं अथॉरिटी ज़्यादा हो जाए एंड कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाए। बिकॉज अगर आपकी अथॉरिटी ज़्यादा होगी और आपके पास उस वर्क के मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अथॉरिटी बहुत है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में निगेटिव रिजल्ट्स ला सकती है। ओके, एंड अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है और अथॉरिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज़्यादा काम करने की दे दी लेकिन पावर टू टेक डिसीजन आपके पास नहीं है, तो आप अपनी उस जॉब को टाइम पर पूरा नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ना ही अथॉरिटी ज़्यादा होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंपैरिजन में, एंड ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए अथॉरिटी के कंपैरिजन में। दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, ये हमारा प्रिंसिपल बोलता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे कि अगर आपके पास अथॉरिटी के मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स ये होंगे कि आप अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ नहीं कर पाओगे। एक पॉइंट और, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए ना, एडिक्वेट सेफगार्ड्स बिल्ड करने चाहिए कि कोई भी मैनेजर अपनी अथॉरिटी का क्या ना कर पाए, मिसयूज़ ना कर पाए। अगर किसी के पास अथॉरिटी है तो वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ ना करे, ऐसे सेफगार्ड्स होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। एंड अगर मैनेजर सबॉर्डिनेट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाइम पर फुलफिल ना करे तो मैनेजर क्या कर सकता है, सबॉर्डिनेट्स को पनिश कर सकता है। क्या कर सकता है मैनेजर? सबॉर्डिनेट्स को पनिश कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि उसने पहले सबॉर्डिनेट की बात को क्या किया हो, सुना हो। उसे एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपना व्यू जो है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको क्या कर सके, मैनेजर्स को समझा सके। तो ये दो चीज़ें और होती हैं इसमें कि एक तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैच होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, एंड ऐसे सेफगार्ड होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि मैनेजर्स अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ ना करें। एंड सबॉर्डिनेट्स अगर अपने वर्क को कंप्लीट ना करें टाइम पर तो मैनेजर्स उनको क्या कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं, बट उन्होंने सबॉर्डिनेट्स को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करने की। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे? मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नहीं होगा क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एडिक्वेट सेफगार्ड्स हैं, और ये हेल्प करेगा कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टाइम पर कंप्लीट करें। ओके, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा तो वर्कर्स अपने वर्क को क्या करेंगे, टाइम पर कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर ये प्रिंसिपल नहीं है तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, हमारे वर्क में क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, क्योंकि अथॉरिटी नहीं है हमारे पास। जब हमारे पास किसी काम को करने की अथॉरिटी नहीं होगी तो हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। अथॉरिटी लेंगे मतलब पूरा प्रोसेस होगा तो टाइम लगेगा, तो वर्क में हमारे क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। अभी हमने बताया कि मिसयूज़ नहीं हो पाता है अथॉरिटी का, क्योंकि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें एडिक्वेट सेफगार्ड्स मेंटेन करने होंगे। लेकिन जब हमारे पास अथॉरिटी होगी है ना, तो ये प्रिंसिपल नहीं होगा तो इसका क्या हो जाएगा, मिसयूज़ होगा अथॉरिटी का। वर्कर्स क्या हो जाएंगे, ओवरबर्डन विद वर्क हो जाएंगे, उन्हें एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ऐसा तो ना किसी को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाएगी अगर ये प्रिंसिपल नहीं है तो। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी जाएगी लेकिन उसमें क्या होगा, कोई मैच नहीं होगा कि अथॉरिटी का ज़्यादा दे देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दे देंगे। इस टाइप का मैच नहीं करके रखेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। सो ये था हमारा प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ठीक है, नाउ कमिट नेक्स्ट, दैट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से क्या मतलब होता है, इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। ओके, ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल के रूल्स को मानना एंड एम्प्लॉयमेंट के एग्रीमेंट्स को मानना, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के लिए क्या है, नेसेसरी है। क्या बोला जाता है उसको, डिसिप्लिन बोला जाता है। अगर जो भी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स हैं उनको मानना एंड जो भी हमारे एम्प्लॉयमेंट्स के एग्रीमेंट्स हैं उनको मानना ही डिसिप्लिन है। ठीक है, अब फ्यूल क्या बोलते हैं कि अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए, गुड सुपीरियर्स होने चाहिए हर लेवल पर। हर लेवल पर मतलब 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। हर लेवल पर अच्छे सुपीरियर्स होने चाहिए, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स होने चाहिए वर्कर्स के बीच, है ना, सबॉर्डिनेट्स के बीच, मैनेजर्स के बीच, जितने भी एग्रीमेंट्स हो वो क्लियर और फेयर होने चाहिए। एप्लीकेशन होना चाहिए, जुडिशियस एप्लीकेशन होना चाहिए पेनल्टीज़ का, है ना। ऐसा नहीं है सिर्फ पेनल्टीज़ फ्रेम कर दी, को अप्लाई भी करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी स्कूल में है, बोल तो दिया कि जो भी
अपना मतलब प्रॉपर ड्रेसेस में नहीं आएगा उसे बाहर भेज दिया जाएगा, या जो भी टाइम पर स्कूल में नहीं आएगा उसे वापस कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा काम किया नहीं, है ना। ये तो एक तरीके से रूल्स हैं, पेनल्टी लगा दी कि अगर आप ड्रेस में नहीं आओगे तो आप पर 100 रुपीज़ का फाइन है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो ऐसा नहीं करना है। आपने अगर पेनल्टीज़ फ्रेम कर रखी हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस में उनको इंक्लूड कर रखा है, तो उनको जुडिशियसली आपको अप्लाई भी करना है। ये क्या कहलाता है? डिसिप्लिन। सो अगर डिसिप्लिन होगा तो उसके क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे? ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिक वर्किंग होगी। हर स्कूल में डिसिप्लिन होता है, अगर डिसिप्लिन होता है तो आप प्रॉपर्ली वर्क होता है। अगर डिसिप्लिन ना हो तो कोई भी पीरियड कभी भी लग जाए, कोई भी टीचर किसी भी पीरियड में आकर आपको पढ़ा जाएगा। ओके, सो ये क्या होता है? डिसिप्लिन लीड्स टू सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन और एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन क्या होंगे? अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, डिसऑर्डर हो जाएगा, कंफ्यूजन होगा, चेयर्स होगा, टीचर्स को भी नहीं पता होगा कि मुझे कौन से पीरियड में जाना है, स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि उनको कौन सा पीरियड किस सब्जेक्ट का लगता है, कितने बजे लगता है, कितने टाइम का लगता है। तो ये सब किस चीज़ में आते हैं? डिसिप्लिन में आते हैं। तो डिसऑर्डर, कंफ्यूजन एंड चेयर्स, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्कूल तो जा रहे हो आप 6 घंटे, लेकिन आधा टाइम तो इसी चीज़ में निकल जाता है कि कब कौन सा टीचर आकर पढ़ाएगा, अगर प्रॉपर आपका टाइम टेबल ना हो तो ठीक है। तो इससे वेस्टेज होगा, रिसोर्स यहाँ पर क्या है? टाइम का वेस्टेज हो जाएगा। डिले होगा वर्क में ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, नहीं होंगे तो वर्क में भी क्या होगा? डिले होगा। सो ये था हमारा मैनेजमेंट का थर्ड प्रिंसिपल, डिसिप्लिन, जो क्या बोलता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को मानना है एंड एम्प्लॉयमेंट के एग्रीमेंट को मानना है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के लिए क्या है? नेसेसरी है। और एक चीज़ और इसमें आपको याद रखनी है कि ये डिसिप्लिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सबऑर्डिनेट्स के लिए है या मैनेजर्स के लिए है, दोनों के लिए है। मींस सबऑर्डिनेट्स को भी अपना जो वर्क है वो टाइम से पूरा करना है, अपने कमिटमेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको कंप्लीट करने हैं, एंड सुपीरियर्स को भी अपनी प्रोमिसेस को फुलफिल करना है जो उन्होंने वर्कर्स से की है। ठीक है, सबऑर्डिनेट्स को जो भी उन्होंने कमिटमेंट किया है कि हम ये वर्क पूरा करेंगे, उस वर्क को, अपने कमिटमेंट्स को क्या करना है? फुलफिल करना है। ठीक है, कमिटमेंट्स को फुलफिल करना है ना। और जो मैनेजर्स हैं उन्होंने सबऑर्डिनेट से जो भी प्रोमिसेस किए हैं, इंक्रीज इन सैलरी, इंक्रीज इन वेजेस से रिलेटेड, अपने सारे प्रोमिसेस को क्या करना है? फुलफिल करना है। तो डिसिप्लिन दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सबऑर्डिनेट्स को लिए कि उन्हें अपने कमिटमेंट्स फुलफिल करने हैं, मैनेजर्स के लिए भी है कि उन्होंने जो जो प्रॉमिस सबऑर्डिनेट से की हैं उन सारी प्रोमिसेस को फुलफिल करें। ओके, नाउ कम इट नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड नेम ही बता रहा है कि आपको एक एम्प्लॉय हमेशा जो ऑर्डर्स रिसीव करे वो सिर्फ वन बॉस से रिसीव करे। ओके, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस। ओके, वन बॉस से वो ऑर्डर्स रिसीव करे, वन बॉस इन सुपीरियर, एंड शुड बी अकाउंटेबल। और जब अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाब दे, अगर उसने उसे पूरा नहीं किया है तो वो अकाउंटेबल भी सिर्फ वन सुपीरियर के लिए ही होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, मीन्स इसका उल्टा होगा, हम बोल रहे हैं कि उसे एक ही बॉस से ऑर्डर मिले, एक ही बॉस के लिए वो अकाउंटेबल हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, मीन्स अगर उसको ऑर्डर्स मिलेंगे फ्रॉम मोर देन वन बॉस, एक बॉस से ज़्यादा से ऑर्डर्स मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। और वो यही नहीं समझ पाएगा, ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किसका ऑर्डर वो पहले पूरा करे, हुज ऑर्डर्स मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एम्प्लॉय को जो ऑर्डर्स मिलते हैं वो एक ही इंसान से मिलने चाहिए, है ना। नाउ इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे? कंफ्यूजन नहीं होगा सबऑर्डिनेट्स के माइंड में कि उन्हें किसका ऑर्डर पूरा करना है, किसका पहले करना है, किसका बाद में करना है। कोई ईगो क्लैशेस नहीं होंगे, है ना। मतलब अगर मान लो उसने किसी और, सपोज 2 मैनेजर्स ने उसको ऑर्डर दिए, ठीक है, ये एक सबऑर्डिनेट है, इसको 2 मैनेजर्स, इसके ऊपर 2 मैनेजर्स हैं, इसको 2 मैनेजर्स ने ऑर्डर दिए ना। अगर इसने इसका पूरा कर दिया तो ऐसा नहीं है कि फिर इसको ईगो क्लैश करेगा कि इसने इसका पूरा कर दिया, पहले मेरा बाद में किया, है ना। तो इन दोनों मैनेजर्स के ईगो में कोई भी क्लैशिंग नहीं होगी, क्योंकि एक ही से ऑर्डर मिलेगा। इंप्रूव्स इफेक्टिवनेस इन वर्किंग में इफेक्टिवनेस आएगी, क्योंकि उसे पता होगा कि किसका ऑर्डर करना है, एक ही से ऑर्डर मिला है तो वो उसको टाइम पर पूरा कर देगा विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन। क्या क्या होंगे अगर ऐसा नहीं होगा? मींस इसका उल्टा, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन होगा क्योंकि उसे एक से ज़्यादा बॉसेस से ऑर्डर्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई ईगो क्लैश नहीं होता, यहाँ पे ईगो क्लैशेस होंगे, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ईगो क्लैशेस, है ना। ईगो क्लैशेस भी एक इसका क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस होगा, है ना। ये क्या था? इंप्रूव्स इफेक्टिवनेस। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? वर्कर को एस्केप होने का मौका मिल जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी से। वो कहेगा कि मैं पहले उसका कर रहा था, वो कहेगा कि मैं पहले उसका कर रहा था। ओके, और डिसिप्लिन को मेंटेन करने में भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी। सो हमेशा एक ही बॉस से उसको क्या मिलने चाहिए? ऑर्डर्स मिलने चाहिए, क्योंकि नहीं तो क्या हो जाएगा? कन्फ्यूजन हो जाएगा, ईगो क्लैशिंग होगी, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करने में भी प्रॉब्लम आएगी। सो ये था यूनिटी ऑफ कमांड। इसमें बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस एंड शुड बी अकाउंटेबल टू ओनली वन बॉस। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कन्फ्यूजन होगा और वर्कर्स अपना वर्क नहीं टाइम पर पूरे कर पाएंगे, उन्हें नहीं पता चलेगा कि किसका ऑर्डर उन्हें पहले एग्जीक्यूट करना है। ओके, नाउ कम इट नेक्स्ट प्रिंसिपल, एंड दिस इज अवर लास्ट प्रिंसिपल ऑफ दिस वीडियो। बाकी जितने भी रिमेनिंग प्रिंसिपल्स हैं हमारे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो हेयर इट इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 1 यूनिट मीन्स 1 प्लान। ओके, 1 यूनिट का मतलब है एक प्लान। दैट इज द एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन। ओके, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब का एफर्ट्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, उनमें यूनिटी होनी चाहिए, है ना। अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। अगर वर्कर्स के और ऑर्गेनाइजेशन के गोल अलग अलग हैं तो उन्हें आपको एक ही डायरेक्शन में लेकर जाना होगा, क्योंकि वो पूरी एक यूनिट है। एक यूनिट मीन्स उन सबका एक प्लान होना चाहिए। फॉर ईच डिपार्टमेंट एंड अ ग्रुप हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव
अगर हर ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं या कई सारे ग्रुप्स हैं, तो उन सब ग्रुप्स का अपना अपना ऑब्जेक्टिव होगा, और जिनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है उनको हमें सिमिलर हेड में लेकर आना है और उनका एक ही प्लान होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो जो डिफरेंट लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, फॉर एग्जाम्पल वो कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चर कर रही है ना, कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चर कर रही है, वो मेडिसिन्स भी बना रही है, ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, कॉस्मेटिक का, एक मेडिसिन का है, एक कन्फेक्शनरी आइटम्स का डिपार्टमेंट है ना। तो इनका कोई आपस में मैच नहीं है। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके अपने अपने मार्केट होंगे, कॉस्मेटिक्स जो लोग खरीदते हैं वो अलग होंगे, जो मेडिसिन खरीदेंगे वो अलग होंगे, है ना, कन्फेक्शनरी, तो उनके अपने अपने मार्केट होगा, अपना अपना बिजनेस होगा, है ना। और इनके जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो भी अलग होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि मेडिसिन बेचने वाले का जो कंपटीशन है वो कॉस्मेटिक वाले से हो, नहीं, जो मार्केट में अलग बिजनेस कर रहे हैं मेडिसिन वाले ही, उन्हीं से जो उसका कंपटीशन होगा, है ना। तो इसमें हर प्लान का, हर डिवीजन का अपना अलग अलग टारगेट होना चाहिए, और हर एम्प्लॉय का जो डिवीजन है उसको उसमें अपने एफर्ट्स पुट करने, ताकि वो अपने पर्टिकुलर डिवीजन के प्लान को क्या कर सके, अचीव कर सके, है ना, अंडर द डायरेक्शन ऑफ वन हेड ओनली, ठीक है। सो इसमें क्या होना चाहिए, किसी भी वर्किंग, जो इन तीनों डिपार्टमेंट्स की जो वर्किंग है वो ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। मीन्स इसका अपना अलग डिपार्टमेंट है तो इसका अपना अलग प्लान होना चाहिए कि इसे किस तरीके से वर्क करना है और क्या अचीव करना है ना। सो इन तीनों ही डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग प्लान होंगे, क्या क्या अचीव करना है वो अलग होगा। इन्हें अपने प्लान के अकॉर्डिंग, इनके डिपार्टमेंट को जो हेड गवर्न कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना है, अपनी वर्किंग को ओवरलैप नहीं करना है। ये हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये तीनों एक ही डायरेक्शन में जाएँ, अलग अलग हैं तो अलग अलग ही इनका वर्किंग होगी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो डिपार्टमेंट्स का एक कॉमन गोल है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है, वो एक ही हेड के अंदर वर्क करेंगे, ओके। सो ये था हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे, तब हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इजीली अचीव कर पाएंगे, और सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके गोल को हमें एक ही डायरेक्शन में लेकर आना होगा, ओके। एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, एंड डिफिकल्टी होगी हमें अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में। सो ये दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल